नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम राजधानी दिल्ली की खबर से, जहां चिराग दिल्ली इलाके में आग लगी है। कई गाड़ियां यहां पर रखी हुई थी। एमसीडी जो सामान जब्त करता है, ये वो इलाका था जहां पर ये सारा सामान, गाड़ियां हैं, रेडियां हैं, उनमें वो डंपिंग ग्राउंड जो बना रखा था उसमें आग लग गई। इस वक्त उस आग को बुझाने के लिए मौके पर 12 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। एमसीडी जो सामान की जब्ती करता है उसकी ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। जो जिस तरीके से इसको यहाँ पर रखा गया था उसमें आग लग गई। और कुछ देर में हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ मुकेश जुड़ गए हैं। मुकेश, सुबह सुबह ये हम देख रहे हैं आग की तस्वीरें चिराग दिल्ली में, जहां पर ये बना हुआ एमसीडी जो सामान जब्त करता है उसमें आग लगी है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कैसे ये आग लग गई और क्या जानकारी? देखिए, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का ये जंकयार्ड है जहां पर एमसीडी जो सामान अलग अलग इलाकों से जब्त करती है, जिसमें गाड़ियां भी होती हैं, गाड़ियों के चालान होते हैं, इसके अलावा सिलेंडर है, रेहड़ी है या दूसरा सामान जो सड़कों पर मिलता है, वो एमसीडी जब्त करती है और इसी जंकयार्ड में रखती है। बाद में ये सामान चालान भरने के बाद ही छूट पाते हैं। इसी जंकयार्ड में आज सुबह 4 बजे के करीब आग लग गई और जब दमकल विभाग को जानकारी मिली तो दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची। लेकिन इस जंकयार्ड में कई सारे सिलेंडर रखे हुए थे एलपीजी के, जिनमें विस्फोट हुआ और ये आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते पूरा जंकयार्ड अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कई गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। कई रेहड़ी जो गरीब लोगों की तबके के लोगों की हैं, वो रेहड़ी भी जल गई हैं। सिलेंडर जो है वो जल गए हैं। तो अभी कुछ देर पहले आग पर लगभग काबू पा लिया गया है और जो कूलिंग प्रोसेस है वो चल रहा है। लेकिन काफी बड़ा नुकसान हुआ है जिन लोगों का सामान ये जब्त हुआ था। अब एमसीडी उनके सामान की भरपाई कैसे करती है ये हमें देखना होगा। लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है और ये शेख सराय का इलाका है जहां पर ये घटना हुई है। बिल्कुल, यहाँ पर ये देखना होगा जो नुकसान हुआ है, लोगों से जो सामान जब्ती हुई थी एमसीडी की, वो उसकी अब भरपाई कैसे होगी। यहाँ पर मुकेश, ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया वहां पे कुछ एलपीजी सिलेंडर्स भी थे, अभी आग को बुझाने का काम चल ही रहा है। क्या फिलहाल माना जा सकता है कि अब सुरक्षित है, इस तरह की घटना और आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ एलपीजी सिलेंडर्स भी हैं? अभी कुछ देर पहले जो मेरी बात हुई है दमकल के अधिकारियों से, उनके मुताबिक आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। जो कूलिंग प्रोसेस होता है, यानी कि जो छिटपुट अंदर आग रह जाती है या धुआं निकलता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो पानी की बौछारें हैं वो मारी जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली में आग की कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है दिल्ली में आग तेजी से फैल रही है। बहुत जगहों पर लगातार जो कॉल्स हैं दमकल विभाग को वो आ रही हैं और इसी क्रम में आज सुबह ये कॉल आई जिसमें जो पूरा जंकयार्ड एमसीडी का वो जल के राख हो गया है। तो अभी फिलहाल आग काबू में है और उसको कूलिंग करने का काम चल रहा है। कूलिंग करने का काम चल रहा है और सुबह 4 बजे यहाँ आग लगी है एमसीडी का जो जंकयार्ड था। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर कल रात भीषण आग लग गई। आग बहुत तेजी से यहां पर फैली, आग की लपटें दूर दूर तक नजर आई, धुआं नजर आया। काफी हद तक इस आग पर अब काबू पा लिया गया है। कल 10 गाड़ियां भेजी गई थी, आज भी 5 गाड़ियां मौके पर वहां पर दमकल की मौजूद हैं। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। भलसवा लैंडफिल साइट पर गर्मी के दिनों में आमतौर पर देखने में आया कि हर साल यहां आग लगने की घटना होती है। भलसवा लैंडफिल साइट दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण भी बना हुआ है। ये कल की तस्वीरें रात की, देर रात जब यहां आग लगी, धुएं का गुब्बारा दूर तक आग फैलती हुई नजर आई। और अब बात करते हैं तंजावुर मंदिर की, जहां तमिलनाडु में जो मंदिर है वहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल यहां पर एक जुलूस था जिसमें करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई, कई लोग यहां पर घायल भी हुए हैं। एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। हाई टेंशन वायर की चपेट में ये लोग आ गए थे। कालीमेडू में बहुत बड़ी संख्या में मंदिर की यहाँ पर जो है लोग पहुंचे हुए थे। तस्वीरों में देख सकते हैं काफी भीड़ भी यहाँ पर थी और मंदिर की इस घटना में मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल है। कुल 11 लोगों की मौत की खबर है।
और उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड पुलिस ने रुड़की में जो धर्म संसद आज होनी थी उस पर आखिरकार रोक लगा दी है। रुड़की में धर्म संसद आज होनी थी, जिसको लेकर काफी तरीके की सवाल उठ रहे थे। और कल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड पुलिस ने सख्ती दिखाई और ये फैसला ले लिया कि इस धर्म संसद को ना होने दिया जाए, रोक दिया जाए। धर्म संसद के आयोजकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है, कई आयोजकों की गिरफ्तारी भी बताई जा रही है। इसके साथ ही रुड़की में धारा 144 लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर धर्म संसद में हेट स्पीच, नफरती बयान को नहीं रोका गया तो मुख्य सचिव उसके लिए जिम्मेदार होंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हेट स्पीच को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की इस चेतावनी के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन जागा है। 5 किलोमीटर का एरिया है गांव और उसके आसपास के गांव का जो 5 किलोमीटर का एरिया, उसमें से 44 लगा दी गई है, जिसमें किसी भी प्रकार के जमाव की, किसी भी प्रकार के असेंबली की अनुमति नहीं है और न किसी को इस प्रकार की अनुमति दी गई है। अगर वहां पर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का आता है तो वो एक अवैधानिक गतिविधि में भाग ले रहा होगा। इस प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। करीब वहां पर 200 से अधिक हमारे सिविल पुलिस के कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स होंगे। 100 के आसपास हमारे इंस्पेक्टर हैं वहाँ पे। इसके अलावा हम 5 कंपनी पीएसी वहाँ पर और तैनात कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को रोका जा सके। और सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, हम देख रहे हैं लगातार जो धर्म संसद हुई, नफरती बयान अलग अलग राज्यों में देखने को मिले। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद अब जाकर उत्तराखंड में प्रशासन जागा है। अगर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता तो शायद इस तरह के आयोजन या नफरती बयानों पर काबू पाना लगभग नामुमकिन लगता। देखिए, ये जो आयोजन है, इसका अनाउंसमेंट है वो लगभग 20-22 दिन पहले कर दिया गया था कि रुड़की में धर्म संसद की जाएगी। इससे पहले हमने देखा 2 हफ्ते पहले लगभग यही धर्म संसद हिमाचल प्रदेश में हुई थी और हिमाचल प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर के जवाब भी मांगा था कि आप इस धर्म संसद को लेकर के क्या कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस बारे में कुछ किया नहीं और ऊना में जमकर नफरती भाषण दिए गए थे। उसी का ही हवाला कल कोर्ट में कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दिया, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त था और उन्होंने साफ तौर पर उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आप अगर ये धर्म संसद होने देते हैं, यहाँ पर नफरती भाषण दिए जाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी मुख्य सचिव की होगी। जिसके बाद आप देख रही हैं कि उत्तराखंड पुलिस बिल्कुल एक्शन में है। कल पूरे इलाके में देखिए, जो धर्म संसद होनी थी वो रुड़की ग्रामीण इलाके में होनी थी और वहां पर पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है। 500 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। पीएसी को बुलाई गई है, पीएसी को बुलाया गया है। जो आयोजक हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जो मुख्य आयोजक हैं, दिनेशा नंद नाम है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और भी मुकदमे में 30 लोग हैं जिनकी खोज की जा रही है, जिनकी तलाशी जारी है। और उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि इस धर्म संसद को नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि पूरा मामला है वो उच्चतम न्यायालय मॉनिटर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उत्तराखंड पुलिस कल दोपहर बाद जागी है, जबकि 20 दिन से पता था कि ऐसा हो रहा है। तो तमाम जो धर्म संसद में भाग लेने वाले ये संत हैं जो वो नहीं आ रहे हैं। हमारी बात नरसिंहानंद से हुई है, वो भी नहीं जा रहा है। जो तमाम नफरती भाषण देने वाले थे, जो चाहे हिमाचल प्रदेश में रहे हों, चाहे वो उत्तराखंड में रहे हों, दूसरी जगहों पर रहे हों, वो नहीं आ रहे हैं। और देखिए, इसकी शुरुआत भी उत्तराखंड से ही हुई थी। आपको याद हो जाए 19-20 दिसंबर पिछले साल नफरती भाषण दिए गए थे, जिसमें मुकदमा भी हुआ था। यतीन नरसिंहानंद जेल गया था, वसीम रिजवी जेल गया था, अन्नपूर्णा के खिलाफ भी मुकदमा है, प्रबोधानंद, अमृतानंद, इन सबके खिलाफ मुकदमा है। तो फिलहाल रुड़की पुलिस ने, उत्तराखंड पुलिस ने जो मुख्य आयोजक है दिनेशा नंद, उसको गिरफ्तार किया और बाकी लोगों की तलाश जारी है। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं जिस तरह के उत्तराखंड पुलिस ने, प्रशासन ने यहाँ कदम उठाए हैं और धर्म संसद पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, उसकी चेतावनी के बाद, क्योंकि अगर इस तरह के आयोजन होते और उसमें नफरती बयान होता तो जो मुख्य सचिव है वो जिम्मेदार होते। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ शुक्ला इस पूरी जानकारी के लिए। तो रुड़की इलाके में, ग्रामीण इलाके में जहां पर यह धर्म संसद होनी थी आज, वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर कल रात भीषण आग लग गई। इसको बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। दमकल की कई गाड़ियां अब भी आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। कल रात जो आग लगी काफी तेजी से फैलती चली गई। ये सुबह की तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से जो धुआं उठ रहा है, जो कहीं भी आग की
लग रहा है कि आग लगी हो सकती है, वहां पर उसको बुझाने की कोशिशें अभी भी चल रही हैं। कल 10 गाड़ियां भेजी गई थी, आज भी 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें किसी के जान को नुकसान नहीं पहुंचा है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये रात की तस्वीर है। कल देर रात जब भीषण आग लगी, आप इसकी तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण रही होगी ये आग। काफी दूर इलाके तक ये नजर आई, आग का गोला नजर आया, धुआं ही धुआं नजर आया। और इस इलाके से, रिंग रोड के इस इलाके से जो लोग गुजर रहे हैं, उसे अभी भी, क्योंकि आग लगी हुई है, आग की तपिश, जो गर्मी है, वो अभी भी वो महसूस कर पा रहे हैं। पीके की बात करते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं, कल आखिरकार इन कयासों पर विराम लग गया। पीके और कांग्रेस की बात आपस में नहीं बनी। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस बात की जानकारी दी। इसके बाद प्रशांत किशोर ने भी एक ट्वीट किया और कहा कि कांग्रेस में एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल होकर चुनावों की जिम्मेदारी लेने और पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। कांग्रेस में समस्याएं जड़ें बनाकर बैठी हैं, उन्हें दूर करने के लिए कांग्रेस को मुझसे ज्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री न होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि हाल ही में तेलंगाना में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की जो प्रतिद्वंदी पार्टी है टीआरएस, उसके साथ एक चुनावी डील की थी। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा कंट्रोल चाहते थे। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल होने का ऑफर दिया था। कांग्रेस के ज्यादातर वरिष्ठ नेता एक चुनावी रणनीतिकार को 137 साल पुरानी पार्टी की एक बड़ी भूमिका देने के खिलाफ थे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहती हूं कि लगातार पिछले दिनों जिस तरह की राजनीति दिखाई दी है, चाहे वो लाउडस्पीकर को लेकर हो, अजान को लेकर हो, महाराष्ट्र केंद्र बना रहा है इस राजनीति का, बुलडोजर की राजनीति दिखाई दी अलग अलग राज्यों में। अब ये महाराष्ट्र में जो एक तो टकराव दिखाई दे रहा है कि अगर अजान होती है, लाउडस्पीकर लगते हैं, तो दूसरी तरफ हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, और इसको लेकर जो एक सियासी घमासान है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? कहा जाता है बार बार कि अगर आप अजान देंगे लाउडस्पीकर पे तो क्यों नहीं हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, क्यों नहीं वो उसको शोर मानेंगे हम? जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, मेरा मानना यह है कि एक मंसूबाबंद तरीके से वहां पर एक कॉन्स्पिरेसी की जा रही है महाराष्ट्र के अमन को बर्बाद करने के लिए, और रमजान के मुबारक महीने में ही इस तरह की इश्यूज को उठाना, ये इनकी नीयत को साफ जाहिर करता है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी और शिवसेना सरकार में थी जब जोशी साहब मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त ये मसला क्यों नहीं उठाया भाई आपने? आज क्यों आप उठा रहे हैं? तो इनका एक ही मकसद है कि एक नफरत की फिजा पैदा की जाए और पूरे देश में, पूरे मुल्क में हमारे वतन अजीज में मुसलमानों के क्या कपड़े पहनने की है वो खतरा है देश के लिए, क्या खाते हैं वो देश के लिए खतरा है, अज़ां खतरा है, हर चीज खतरे में। माने अजीब मामला बीजेपी और संघ परिवार कर रही है। आप कैसे देखते हैं इसको कि एक नवनीत राणा जाके वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाती हैं, कोई और कहता है हम कहीं और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, राज ठाकरे कह रहे हैं अगर आपने दखल नहीं दिया हम खुद लाउडस्पीकर हटाएंगे और हम हर जगह लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। क्यों? देखिए, मेरा मानना यह है कि देश को चलना चाहिए संविधान से और रूल ऑफ लॉ सुप्रीम होना चाहिए। अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कॉल करेगा कि दिल्ली के पूरे मुसलमान जाइए और प्रधानमंत्री के घर के सामने कुरान शरीफ लेकर कुरान करीम की सूरह यासीन की तिलावत करिए, तो फिर क्या होगा? तो आप और फिर दूसरी बात यह है कि वहां की मुंबई हाईकोर्ट ने सही कहा कि अगर आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आप पर एक जिम्मेदारी याद होती है और आप उस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाइए। तो अगर हर कोई ये कहेगा कि मैं जैसा चाहूं करूंगा तो फिर ठीक है। वही तो हर देश के हर कोने में हो रहा है कि कोई चीफ मिनिस्टर कह रहा है घर तोड़ दो क्योंकि पत्थर फेंकने वाला था, तो फिर अनार्की हो जाएगी, फिर रूल ऑफ लॉ तो नहीं रहेगा। क्या रूल ऑफ लॉ नहीं माना जा रहा है? लाउडस्पीकर का जो मुद्दा है उसके ऊपर कानून क्या कहता है? कानून ने तो साफ बताया हुआ है कोर्ट ने कि डेसिबल लेवल क्या होना चाहिए, कितने बजे होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या लगता है ये विवाद क्यों अजान बनाम हनुमान चालीसा? नहीं, ये वहां की महाराष्ट्र सरकार खुद कह रही है कि लॉ का
इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा है। अगर आपको लाउड स्पीकर लगाना है तो आप परमिशन लीजिए, परमिशन लेकर पुलिस से परमिशन लेकर लगाइए। मगर अगर आप कहेंगे नहीं मैं जैसा चाहे कहूंगा करूंगा, तो फिर ये तो एनआरकी की तरफ जाएगी। और उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार सख्त कार्रवाई करेगी इन लोगों के ऊपर जो धमकी दे रहे हैं कि फला तारीख के बाद हम ऐसा करेंगे। भाई कौन है भाई, क्या तारीख, फला तारीख के बाद क्या करेंगे आप? ये तो सरकार को देखना चाहिए। जी, ये मामला तो अब वहां से अलग अलग राज्यों में पहुंच रहा है ओवैसी साहब, तो क्या इसमें क्या मतलब मंशा क्या दिख रही है? क्योंकि ये अब मध्य प्रदेश पहुंच गया, वहां पे भी इस तरह की बात सामने आ रही है, लाउडस्पीकर की एंट्री वहां भी हो गई है, क्रिकेट के ग्राउंड पे खबर आई कि भेदभाव हो रहा है। दूसरे यहाँ पर ये पूरी बुलडोजर की राजनीति जो दिखी अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश से शुरू होकर दिल्ली में पिछले दिनों आपने बल्कि वहां जाने की भी कोशिश की थी जहांगीरपुरी में, वहां पे अब तिरंगा यात्रा निकली और अमन कायम हो रहा है। पर ये एमसीडी के बुलडोजर जो अलग अलग जगह चल रहे हैं वो क्या टारगेट किसको कर रहे हैं? नहीं, ये मैं पहले भी कह चुका हूं रिकॉर्ड, आज भी कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में कि ये मुसलमानों के कलेक्टिव पनिशमेंट बीजेपी की सरकार कर रही है और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर चुकी है। इसकी मिसाल मैं आपको दो इंपॉर्टेंट मिसाल दे रहा हूं ताकि आपके सुनने वाले मेरी बात पे यकीन कर सके। उत्तर प्रदेश में मुबारकपुर में जामियातुल अशरफिया है जो 100 साल से ज्यादा पुराना मदरसा है, 50 साल से वहां पर बिल्डिंग खड़ी हुई है। योगी सरकार भी जाकर बुलडोजर से बिल्डिंग को डिमोलिश कर देती है। माने पूरे वर्ल्ड में जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर रिनाउंड है, आप बिल्डिंग को तोड़ दिए। दूसरा, मध्य प्रदेश में डिंडोरी एक गांव है, वहां पर एक लड़का आसिफ खान, इसने एक लड़की से शादी की, दोनों अडल्ट हैं, तो वहां के डिंडोरी के कलेक्टर ने कहा कि ये आता देशद्रोही है, घर तोड़ दिया उसका आसिफ का शादी करने की बुनियाद पर। वो लड़की जबलपुर हाईकोर्ट जाती है, हाईकोर्ट उनको प्रोटेक्शन देती है। तो यकीनन ये पूरा कलेक्टिव पनिशमेंट जिसको उर्दू में कहते हैं ना इज्तिमाई सजा, मुसलमानों को बीजेपी दे रही है और नफरत की फिजा बीजेपी खड़ा रही है। आप सेंधवा में 13 घर तोड़ते मुसलमानों के विदाउट नोटिस, आप तय करेंगे क्या कोई पत्थर फेंका नहीं फेंका, फिर कोर्ट किस लिए है, जज किस लिए है, आईपीसी सीआरपीसी किस लिए है? तो ये काम आप कर रहे हैं, नफरत की फिजा बीजेपी पैदा कर रही है और मकसद एक ही है कि हमारे हिंदू भाइयों को बताया जाए कि मुसलमानों की अज़ान से खतरा है, मुसलमानों के हिजाब से खतरा है, मुसलमानों के वजूद से खतरा है इस मुल्क में। तो ये तो अफसोसनाक बात है कि जो सत्ता में है, जो इख्तिदार पर है, बजाय देश को संविधान से चलाएं, वो खुद संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कलेक्टिव सजा क्यों देगी बीजेपी मुसलमानों को? आपको क्या वजह लगती है? यहाँ पे तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी भी खामोश है, फिर मंदिर पे बुलडोजर चलाने की बात होने लगी, तोड़फोड़ की, तो आम आदमी पार्टी वहां पे कूद पड़ी है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो कैसे देखते हैं आप आम आदमी पार्टी की राजनीति, और जिस कलेक्टिव सजा की आप बात कर रहे हैं वो क्यों, किस गुनाह के लिए? आपके सवाल के दो हिस्से, इसका पहला हिस्सा ये है, उसके पहले हिस्से का जवाब ये है कि अप्रैल 20 तारीख को अगर बीजेपी के अध्यक्ष दिल्ली के लेटर नहीं लिखते, जिस लेटर में उन्होंने निशानदेही की कि इन इन जगहों पर इन मुसलमानों ने पत्थर फेंक घर तोड़ो, और दूसरी बात यह है कि आप पार्टी के जो मुख्यमंत्री दिल्ली के वो तो मौन व्रत पर बैठे हैं, उनके घर पर हमला हुआ तो आसमान सर पे उठा लेंगे जी। और किसी गरीब की झोपड़ी या गरीब का कारोबार छीन लिया जाएगा और मस्जिद के सामने सो कॉल्ड एंक्रोचमेंट कहकर तोड़ दिया गया, मंदिर के वालों का आगे आप तोड़ लीजिए, खबर को तोड़ दिया गया, सामने की मंदिर को नहीं हाथ लगाते हैं। तो यकीनन ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। सेंधवा में, खरगोन में, मैं आपको आसिफ खान की मिसाल दे, और आज हम बात करें खंबाट में, गुजरात में, आप तय करने वाले कौन है भाई? जज क्यों है, अदालत क्यों है? आप कोर्ट को जाकर प्रूफ करिए ना कि उन्होंने पत्थर फेंके तो कोर्ट सजा उनको देगा, कोर्ट तो उनके घर तोड़ने की सजा नहीं देगा ना। तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट मुसलमानों को दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जी, और गृह मंत्री अमित शाह ने अब 2 दिन पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात की और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी कई राज्यों में सुगबुकाहट होने लग गई है, बल्कि कई राज्य कह रहे हैं कि वो इसे जल्द लागू करेंगे। 370 अनुच्छेद 370 को रद्द किया गया, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी है। खास करके जो बीजेपी शासित, बीजेपी एडमिनिस्ट्रेटेड राज्य हैं, वहां पे इसकी चर्चा जोर पकड़ रही है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, भारत के संविधान में पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जिक्र किया गया है। बीजेपी पहले बतला दे यूनिफॉर्म सिविल कोड में और कॉमन सिविल कोड में फर्क क्या है। मैं चैलेंज कर रहा हूं देश के होम मिनिस्टर को कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये नहीं कहा गया आर्टिकल 47 में कि शराब पर पाबंदी आयद होनी चाहिए, अल्कोहल बंद होना चाहिए? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 38(2) में नहीं कहा गया कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए? हो रहा है क्या?
क्या संविधान के आर्टिकल 39A-B-C में क्या कहा गया कि रिसोर्सेज देश के सबके पास होने चाहिए? आप वो नहीं करते। क्या संविधान के आर्टिकल 51 में नहीं कहा गया कि भाईचारगी पैदा किया जाए और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया जाए? अरे भाई, आप तो इन चीजों पर देखते नहीं है। आर्टिकल 44 की रट आप लगा रहे हैं और आर्टिकल 43 में जिसमें कहा गया था कि स्टेट शेल एंडेवर बाय सूटेबल लेजिस्लेशन, यहां तो लेजिस्लेशन की बात नहीं की गई और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वाले सिर्फ मुसलमानों के निशाना बनाना चाहते हैं। क्या दयाबागा और क्या स्कूल ऑफ थॉट इंप्लीमेंट होगा? क्या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट इंप्लीमेंट होगा? और क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट में जो टैक्स रिबेट दिया जा रहा है मुसलमानों को मिलेगा, वो खुद राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन? आखिरी बात, हमारे देश में नागालैंड, मिजोरम में 200 ट्राइब्स हैं, उनके कल्चर को प्रोटेक्शन की बात दी गई, क्या उसको छीन लेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि बहैसियत मुसलमान मुझे आर्टिकल 26B का मैं प्रोटेक्शन ले रहा हूं, वो फंडामेंटल राइट है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा? तो ये सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की शनाख्त को खत्म कर देना। तो असदुद्दीन ओवैसी, आप कह रहे हैं कि अगर ये लागू होता है तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ये हमारे मौलिक अधिकारों पर, फंडामेंटल राइट्स पर एक तरह से हमला होगा। बिल्कुल होगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे आर्टिकल 26B का मुझे प्रोटेक्शन है, आप कैसे रूल करेंगे? आप नागालैंड, मिजोरम, मेघालय के उन लोगों को कैसा करेंगे जिनका कल्चर का प्रोटेक्शन संविधान में दिया? चलिए अमित शाह करिए। अच्छा, आखिर बात, जबकि अहम बात आपके सुनने वाले समझे कि गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर अगर मेरा हाफिजा मेमोरी सही है तो पोर्चुगीज फैमिली सक्सेसिव लॉ इंप्लीमेंट होता। और हैरत की बात देखिए, आप सुनिए, वहां पर अगर किसी हिंदू को कई साल के बाद अगर बेटा नहीं होता, दूसरी बीवी की शादी करने की इजाजत है। आप कौन सी दुनिया की बात करें? अमित शाह शराब पर पाबंदी लगाए ना, जैसा गुजरात में, चलिए नाम के लिहाज से पूरे देश में लगाइए, रिसोर्सेज डेवलप करिए, सबको दीजिए, इक्विटेबल वेल्थ क्रिएट करिए। आप वो नहीं करेंगे, आप यूसीसी की रट लगा रहे हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे जो और बातें हैं उनको लागू करें, या आपके मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके ऊपर एक तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जरिए उसको हमला है, तो आप इसके खिलाफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। हम जानते हैं हमारे देश में नफरती भाषणों के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोई कार्रवाई ना होने के चलते एक सामाजिक सौहार्द जो होता है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। और इस वक्त खबर आ रही है कि उत्तराखंड से पुलिस ने वहां पर रुड़की धर्म संसद जो थी उस पर रोक लगा दी है। रुड़की में ये धर्म संसद आज होने वाली थी और सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। उसके बाद उत्तराखंड का प्रशासन है, पुलिस है, उसने सख्ती दिखाई है और ये फैसला लिया है कि अब वहां पर धर्म संसद नहीं होगी और उसके आयोजकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। कई आयोजकों की गिरफ्तारी भी की गई है और इसके साथ ही रुड़की में धारा 144 भी लगा दी गई है। इससे पहले हमने देखा था कि हिमाचल के ऊना जिले में 17 से 19 अप्रैल को धर्म संसद का आयोजन किया गया था और जमकर वहां पर भड़काऊ भाषण दिए गए, ऐसी बातें कही गई जो लोगों में नफरत बढ़ाएं और एक खास धर्म को खासकर वहां पर निशाना साधा गया। तो लेकिन अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड पुलिस ने यहाँ पर मुस्तैदी दिखाई है और आज जो धर्म संसद होने वाली थी उस पर रोक लगाई है। आपको हरिद्वार के एसएसपी का बयान सुनवाते हैं। 5 किलोमीटर का एरिया है गांव और उसके आसपास के गांव का जो 5 किलोमीटर का एरिया, उसमें से 44 लगा दी गई है, जिसमें किसी भी प्रकार के जमाव की, किसी भी प्रकार के असेंबली की अनुमति नहीं है और न किसी को इस प्रकार की अनुमति दी गई है। अगर वहां पर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का आता है तो वो एक अवैधानिक गतिविधि में भाग ले रहा होगा। इस प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। करीब वहाँ पर 200 से अधिक हमारे सिविल पुलिस के कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स होंगे। 100 के आसपास हमारे इंस्पेक्टर हैं वहाँ पे। इसके अलावा हम 5 कंपनी पीएसी वहाँ पर और तैनात कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को रोका जा सके। तो अभी जो कदम उठाया गया है इसकी पृष्ठभूमि भी आपको बता देते हैं कि क्यों आखिर उत्तराखंड प्रशासन जो है वो अचानक इस तरह की मुस्तैदी दिखा रहा है। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और जहां हिमाचल सरकार को कड़े हाथों लिया गया, आड़े सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर बुधवार को रुड़की में धर्म संसद में हेट स्पीच हुई तो मुख्य सचिव उसके जिम्मेदार होंगे। हम मुख्य सचिव को अदालत में तलब करेंगे और हेट स्पीच रोकना सरकार का कोई एहसान नहीं होने जा रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को मानने के लिए बाध्य हैं। मुख्य सचिव हलफनामा दाखिल कर बताएं कि क्या कदम
उठाए गए हैं। तो यहाँ पर ये उत्तराखंड सरकार को साफ तौर पर कल कहा गया था, जिसके बाद इस तरह के कदम उठाए गए। तो यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है कि कोई सरकार एहसान नहीं कर रही है अगर इस तरह के कदम उठा रही है या इस तरह की सख्ती बरत रही है, और गाइडलाइंस का जो सुप्रीम कोर्ट की है उनका पालन करना ही होगा। अब आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने की जो गाइडलाइंस है वो क्या है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम को लेकर, उनको रोकने को लेकर गाइडलाइंस जारी करते हुए यह कहा था कि राज्य सरकार हर जिले में एसपी स्तर के अधिकारी को नोडल ऑफिसर नियुक्त करे। डीएसपी स्तर का जो अफसर होगा वो मॉब हिंसा और लिंचिंग को रोकने में सहयोग करेगा। एक स्पेशल टास्क फोर्स होगी जो हेट क्राइम या हेट स्पीच देने वालों को लेकर खुफिया सूचना इकट्ठा करेगी। राज्य सरकार ऐसे इलाकों की पहचान करे जहां ऐसी घटनाएं हुई हों और 5 साल के आंकड़े इकट्ठा किए जाएं। ऐसे मामलों में 2 समुदायों में जो बैर फैलता है या बैर फैलाने की जो धारा है 153A या अन्य धाराओं में तुरंत केस दर्ज किया जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो वक्त पर चार्जशीट दाखिल हो, नोडल ऑफिसर जो है वो निगरानी करता रहे कि आखिर मामले के बाद किस तरह की स्थिति वहां पर है या किस तरह के अपडेट हो रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए इससे जुड़ा हुआ, और संबंधित धारा में ट्रायल कोर्ट अधिकतम सजा दे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो बहुत ही साफ है कि क्या क्या करना है और क्या क्या किया जा सकता है इनको रोकने के लिए। लेकिन क्या ये सब कुछ हो रहा था, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, बहुत बड़ी बात यहाँ पर है, बहुत बड़ी बात यहाँ पर सौरभ हम देख रहे हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में आपने खुद ने रिपोर्ट किया था कुछ दिनों पहले जब हेट स्पीच होने वाली थी 17 से 19 अप्रैल को, तब भी सरकारों ने, प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया और वहां पर खुलकर नफरती भाषण दिए गए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, सख्ती बढ़ती है और मुख्य सचिव को तलब तक करने की बात की गई है, तब जाके उत्तराखंड प्रशासन जो है वो जागा है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अदिति बता देते हैं कि उत्तराखंड में इस वक्त क्या हो रहा है। जिस इलाके में ये धर्म संसद होनी थी उसके 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई है। जो मुख्य आयोजक था इस धर्म संसद का, दिनेशानंद नाम है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और लगभग 30 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमे किए गए हैं। बाकी जो आयोजक हैं और जो ऐसे लोग थे जो ये धर्म संसद आयोजन कर रहे थे, उनकी भी तलाश की जा रही है। जो डीएम और एसएसपी हैं वहां पर उन्होंने पीएसी भी बुला लिए। लगभग 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं और जैसा कि आप बता रही हैं सब कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। देखिए अदिति, इसकी शुरुआत भी उत्तराखंड से हुई, इसकी शुरुआत भी इसी हरिद्वार से हुई। पिछले साल दिसंबर में 18, 19, 20 को ये धर्म संसद ऑर्गेनाइज की गई। उसमें यति नरसिंहानंद मुख्य आयोजन करता था। सबको पता था, प्रशासन वहां मौजूद था, वहां नफरती भाषण दिए गए लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जब हमने जाकर के हरिद्वार में रिपोर्ट किए, जो वीडियो वायरल हुए, उसके बाद तमाम नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी तक को लेटर लिखा। उसके बाद उत्तराखंड पुलिस दबाव में आई और मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें जो वसीम रिजवी है अभी जेल में है और यति नरसिंहानंद भी जेल गया था। अन्नपूर्णा, प्रबोधानंद जैसे लोगों के खिलाफ मुकदमा था। लेकिन चूंकि वो बहुत देर से किया गया, बहुत दबाव बनाने के बाद किया गया, ये लोग रुके नहीं। उन्होंने जाकर के छत्तीसगढ़ में धर्म संसद की, उसके बाद छत्तीसगढ़ से ये उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान इलाहाबाद में इन्होंने धर्म संसद की और ये बाकायदा अनाउंस करते हैं और अनाउंस करने के बाद उसको सोशल मीडिया पर इनके लोग प्रचारित करते हैं। बाकायदा पूरी प्लानिंग होती है और यही हिमाचल प्रदेश में हुआ। मामला कोर्ट में पहुंच गया था दीदी। हिमाचल प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, आप बताइए कि आप क्या करेंगे। देखिए, जब ऊना में धर्म संसद हुई, हमने एसपी और वहां के डीएम से पूछा। उन्होंने बोला कि प्राइवेट प्लेस में फंक्शन हो रहा है और उन्होंने बस एक नोटिस दे दिया कि अगर यहाँ पर धर्म संसद में हेट स्पीच दी जाती है तो कानून की कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस का कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। अदिति, जमकर नफरती भाषण दिए गए। यही वजह, जब कपिल सिब्बल ने कल इसको सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया तो सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और बोला कि अगर उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ तो जवाबदेही तय होगी। चीफ सेक्रेटरी को तलब जिम्मेदारी निभा रहा है, आगाह कर रहा है, पहले से भी बता रहा है कि इस तरह की जो आयोजन है वो हो सकते हैं, इन्हें रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की जा चुकी है, जिनको पालन करना है वो है सरकार और प्रशासन, और वही वो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को ही सख्ती बरतनी पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। लगातार बढ़ते नफरती बयानों और नफरत की सियासत को लेकर देश के 100 से ज्यादा पूर्व आईएएस ऑफिसर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला खत लिखा है और उसमें उन्होंने इस सब को रोकने की यहां पर बात की है। आपको बता दें कि क्या क्या लिखा गया है। पूर्व नौकरशाहों की ये जो खुला खत है, उसमें पत्र में राजनीति जो है, नफरत की राजनीति, उसे खत्म करने की अपील की गई है। कहा गया है कि हम देश में नफरत से भरी तबाही का एक तरह से उन्माद देख रहे हैं। ये काफी बड़े शब्द हैं और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सभी लोग
लोग आहत हैं देश में, जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसमें आगे ये कहा गया है इन पूर्व आईएएस अफसरों के द्वारा कि जो बलि की वेदी है उसमें मुस्लिम, अल्पसंख्यक और संविधान जो है वो आ रहा है, यानी कि इन सबको निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिमों पर निशाना साधा जा रहा है, जो अल्पसंख्यक है उनको कहीं ना कहीं निशाने पर लिया जा रहा है और लगातार संविधान जो है उसे चोट पहुंचाई जा रही है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारी सीनियर एडिटर नीता शर्मा का। नीता, जो कुछ देश में हो रहा है वही बात प्रधानमंत्री को खुले खत में लिखी है ये जो पूर्व आईएएस नौकरशाह हैं, और क्या कुछ इसमें कहा गया है और कौन कौन वो चेहरे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखी है? बिल्कुल अदिति, बहुत ही स्ट्रांग लेटर है जो ये 108 ब्यूरोक्रेट्स ने लिखा है। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की आर्म्स को सर्व किया है, चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स हो, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो डीजी रहे हो। अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े चेहरे हैं इन नामों में। अगर मैं वो कुछ नाम पढ़ के बता पाऊं इनमें, जैसे कि होम सेक्रेटरी जो फॉर्मर थे जीके पिल्लई वो हैं, वो काफी समय तक दिल्ली यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्रालय में गृह सचिव रहे हैं। शिव शंकर मेनन हैं जो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। साथ में जो मुंबई की महाराष्ट्र काडर से बिलोंग करती हैं मीरा भवंकर, वो डीजी रही हैं, वो भी हैं। जम्मू कश्मीर के डीजी जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। और कैबिनेट सेक्रेटरीट के कई आला अफसर हैं। एएस दुल्लत जिन्होंने पूर्व वाजपेयी सरकार में, पहले वो RANW के जो हैं वो सेक्रेटरी भी रह चुके थे, फिर वाजपेयी के साथ वो पीएमओ में भी रहे थे, टीके नायड जो पीएमओ के साथ रहे थे। तो ये वो सब लोग हैं जिन्होंने अलग अलग कैपेसिटी में भारत सरकार को सर्व किया है और वो जानते हैं कि इस तरह के जब जो इवेंट्स होते हैं देश भर में उसके क्या रेपरकशंस होते हैं, क्या फॉल आउट क्या होता है, तो ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन्होंने अपनी चिट्ठी में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने बोला है कि पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी वो राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली में भी दंगे हुए, लेकिन दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय देखता है। उनका ये कहना है कि ये ऐसे राज्य हैं जहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कानून को बनाए रखने की बजाय, मतलब उसे स्ट्रेस करने की बजाय, वो एक पार्ट बन जाता है कि इस तरह के जो उपवाद जो हो रहे हैं उसको आगे बढ़ावा देने के लिए। अदिति, बिल्कुल नीता, यहाँ पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये चिट्ठी तो अब आई है, लेकिन इसके पहले से जो घटनाएं हो रही है वो किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में लगातार ये सवाल भी उठाए गए कि अगर प्रधानमंत्री आकर अपील करें या इस मामले में बात रखें या देश का एक तरह से आह्वान करें तो वो बात भी बहुत एक तरह से प्रभाव डालती है लोगों के मानस पर और लोगों पर फर्क पड़ता है, लेकिन उनकी चुप्पी भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती रही। बिल्कुल बिल्कुल, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये बोल रहे हैं कि आपको आगे आके कुछ बोलना होगा, प्रधानमंत्री से ये गुजारिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर ही आगे चला जा सकता है। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने ये आजादी का अमृतोत्सव जो चल रहा है उसके तहत प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए ताकि जो शांति बहाली है वो देश में हो सके, क्योंकि ये देखा गया है कि जो फंडामेंटल राइट है कि हम क्या पहने, हम क्या रिलीजन को फॉलो करें, उसे लेकर भी काफी विवाद जो है अलग अलग राज्यों में हमें दिखाई पड़ रहे हैं कि यहाँ पर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, आप यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप इस तरह के कपड़े नहीं पहनकर बाहर आ सकते। आप सोसाइटीज में भी देखिए जो ग्रुप्स हैं उनमें भी किस तरह के जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो घूम रहे हैं कि आप इस व्यक्ति से सब्जी मत खरीदिए, आप उससे फल मत खरीदिए। तो इस तरह का जो हेट एक प्रोपोगेशन हो रही है वो बहुत ज्यादा अभी फिलहाल देश में हो रही है, ऐसा इन लोगों का कहना है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया नीता इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कई बड़े लोगों ने, जिसमें नजीब जंग जो है वो शामिल हैं, शिव शंकर मेनन जो है वो शामिल हैं, और ऐसे लोगों ने प्रधानमंत्री से कहा है कि जो नफरत की राजनीति हो रही है इससे खत्म होना चाहिए और उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री जरूर इस पर कुछ बोलेंगे और इसे खत्म करने में एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे। तो जहां लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं वहां ऐसा नहीं है कि देश में सिर्फ यही कुछ हो रहा है, ऐसी भी कई खबरें निकल कर आ रही हैं और हमारा जो आपसी सौहार्द है वो अभी भी बना हुआ है, ये देश एकजुट है, ये इस बात का उदाहरण देती है। दिल्ली में जहां एक और जहांगीरपुरी हिंसा की आड़ में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवार खड़ी वहां पर करते हुए नजर आए लोग, वहीं दिल्ली के ही 30 हजारी कोर्ट में हनुमान मंदिर के सेवादार यूसुफ भाईचारे की उम्मीद दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि शंजन शुक्ला की यह खास रिपोर्ट।
लाउडस्पीकर से लेकर जुलूस तक को जरिया बनाकर जिस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसी का ये नतीजा रहा है कि पिछले साल दिल्ली के अंदर दंगा हुआ जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए और इस साल जहांगीरपुरी में हिंसा हुई। हिंदू मुसलमान के बीच नफरत के बढ़ते अंधेरे के बीच तमाम सारे ऐसे लोग इसी देश में हैं जो एक रोशनी का काम करते हैं और इसी के चलते आज हम 30 हज़ारी कोट के हनुमान मंदिर आपको लेकर चलते हैं और मिलवाते हैं यूसुफ से। 8वीं पास यूसुफ बीते 10 साल से हनुमान मंदिर के सेवादार हैं। मैं यहाँ पे मुझे सन 1996 12 जून से रहता हूँ। यहाँ मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ। ये मेरे सामने मंदिर बने हैं, यहाँ से हम लोग रहते हैं, सब वकील साहब से मिल के रहते हैं। सब ने बनवाया, हमने बनाया मंदिर का, जो भी इंचार्ज हर चीज़, रहना सहना, पूरा मंदिर का साफ सफाई, लाइट, झाड़ू पोछे का जो भी काम है हम कराते हैं। सब ने हमें बोल रखा कि आप लोग काम करो, उसमें कोई वो नहीं है। 1-2 आदमी थे जो ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई अब ये मुसलमान है या हिंदू, फिर ने बोला भाई चलो कोई बात नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है, अपने व्यवहार होती है, अपना अपना वो होता है काम करने का, कराने का। इसमें कोई, हमने भी कहा भाई हमें कोई आपत्ति नहीं कि मंदिर के चाबी रखने से, सफाई करने से मंदिर और मस्जिद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम दोनों जगह देखते हैं, मंदिर का भी मस्जिद का भी देखते हैं, हम लोग को ऐसे आपत्ति नहीं है। ये लोग ज़बरदस्ती बनाते ही वो बना देते हैं कि ऐसा नहीं वैसा, हिंदू मुसलमान, हम लोग तो कोई भेदभाव नहीं कभी किए हैं, ना कभी करने के लिए हम सोचते, ना हम लोग कभी इस चीज़ में जाते हैं। 30 हज़ारी कोट का हनुमान मंदिर बनाने के लिए यूसुफ ने 1 पैसे की भी मजदूरी नहीं ली। कोर्ट के वकील बताते हैं कि जब हनुमान जी को यूसुफ से कोई एतराज नहीं है तो लोगों को क्या होगा। मंदिर जब ये रेनोवेट हुआ था, बना हुआ पहले ही था, लेकिन जब रेनोवेट हुआ था तो ये सारा मंदिर जो है वो यूसुफ भाई ने, चूँकि ठेकेदारी करते हैं और नहीं होगा तो कम से कम 500 से ज़्यादा चैम्बर जो है वो यूसुफ भाई के बनाए हुए हैं। तो वकीलों की सेवा में हैं हमेशा से। तो जब ये मंदिर रेनोवेट हो रहा था, ये हमारे भाई जी, इनकी कमेटी थी, बार में ये जॉइंट सेक्रेटरी थे मनीष शर्मा जी, उस वक्त ये रेनोवेशन होना शुरू हुआ। तो सब भाइयों ने मिल के सब चीज़ें की। तो यूसुफ ने बिना एक भी पैसा लिए और बिना किसी मजदूरी के, दहाड़ी के, ये जो है अपना पूरा योगदान और सहयोग जो भी था वो मंदिर के लिए किया है। एक एक चीज़ स्थापने से लेके, एक एक ईंट चिनाई से लेके, सीमेंट पुताई, सब कुछ यूसुफ के हाथ का कराया हुआ है। इसमें एक एक वेल्डिंग जो है वो यूसुफ का करवाया हुआ है। मूर्ति स्थापना में भी यूसुफ भाई का हाथ था और साथ ऐसा नहीं है कि दूर से हाथ लगा के हनुमान जी को स्थापित कराने में यूसुफ भाई ने पूरी भूमिका निभाई है। हनुमान जी को यूसुफ भाई से कोई ऐतराज नहीं है, लोगों को हो तो। धर्म के नाम पर नफरत की दुकान सजाने वालों को 30 हज़ारी के हनुमान मंदिर में जरूर सीख लेने की जरूरत है। दिल्ली से हरिकिशन शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि अब कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है, अपनी गलतियों से कांग्रेस सीख लेने जा रही है, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई संकेत मिल नहीं रहे। कई बैठकें हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आखिरकार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और कांग्रेस की बात नहीं बन पाई है। प्रशांत किशोर में कांग्रेस में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ये जानकारी दी और उसके बाद प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस में एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल होकर चुनाव की जिम्मेदारी लेने और पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री न होने के पीछे कई वजह मानी जा रही है। हाल ही में तेलंगाना में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की प्रतिद्वंदी टीआरएस के साथ चुनावी डील की है और कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो पूरा कंट्रोल चाहते थे। और इस एक फैक्टर ये भी था कि कांग्रेस के ज्यादातर वरिष्ठ नेता जो हैं वो एक चुनावी रणनीतिकार को बड़ी भूमिका देने के खिलाफ थे। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती का। मनोरंजन, 2014 से हम देख रहे हैं लगातार कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही है। बहुत ही कम चुनाव है जो वो जीत पाए हैं और जब प्रशांत किशोर ने ये उनका प्रस्ताव ठुकराया है तो कई कमियां भी वो बता के गए हैं कि जड़ें बनाकर बैठी हुई है और उन्हें दूर करने के लिए कांग्रेस को मुझसे ज्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। क्या वजह देख रहे हैं आप? ये जो एक मौका मिला था एक बड़ा परिवर्तन करने का, या अभी भी वक्त है, उससे पीछे हटती हुई क्यों दिखती है ये लीडरशिप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिन शर्तों पे पीके कांग्रेस आना चाहते थे वो शर्तें वो सोनिया गांधी को बता चुके थे। आपको बता दूं कि गांधी परिवार में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने करीब करीब मन बना लिया था कि पीके को कांग्रेस में लेकर के आना है, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन पीके ने दिया था उसके बाद सोनिया गांधी ने एक
समिति बनाई थी, और समिति के लोगों में भी कुछ लोग थे जो कि ये चाहते थे कि पीके को कांग्रेस में शामिल कर लिया जाए, लेकिन कुछ लोग ये भी थे जो ये कह रहे थे कि इन्हें कोई पदाधिकारी नहीं बनाया जाए, इन्हें सलाहकार के तौर पे नियुक्त किया जाए। कहा जा रहा है कि टीम राहुल भी थोड़ी असहज थी इस स्थिति को लेकर के, क्योंकि जो सुझाव पीके ने दिए थे वो थोड़े कड़वे थे। उन्होंने, जैसे एक सुझाव के बारे में कहता हूं कि उन्होंने कहा था कि एक जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष हो जो कि नॉन गांधी हो। तो ये बात बहुत लोगों को बहुत अच्छी नहीं लगी। कई लोग जो कि राहुल गांधी के नजदीकी हैं, उनको लगता था कि पीके के आने के बाद उनका क्या होगा, क्योंकि पीके ने कहा था कि वो उन्हीं शर्तों पे ज्वाइन करेंगे जब वो सीधे कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे, यानी एक तरह से वो नंबर 2 की हैसियत पाना चाहते थे, और जो कि कांग्रेस में संभव नहीं हो पाया। लेकिन मैं यहाँ पर अदिति एक बात और आपको साफ कर देता हूं कि अभी तक ये पूरा मामला पूरी तरह से खत्म नहीं माना जाना चाहिए। अभी भी मुझे लगता है कि आपको इंतजार करना चाहिए गुजरात और हिमाचल चुनाव का, क्योंकि एक तरह से सोनिया गांधी ने उन नेताओं को जो इसका विरोध कर रहे हैं एक तरह से संदेश देने की कोशिश की है कि चलिए मैं पीके को पार्टी में नहीं रखती हूं, और लेकिन आप हमें इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करके या चुनाव जिता के दिखाएं। यदि मुझे जितनी जानकारी मिली है कि यदि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं होता है तो एक बार फिर से पीके के दरवाजे कांग्रेस के लिए खुले रहेंगे। बिल्कुल मनोरंजन, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी भी इस डील को खत्म नहीं माना जाना चाहिए, शायद सुरजेवाला के ट्वीट में भी उस तरह की बात है कि उनकी जो कोशिश है उनके लिए सराहना करिए। तो एक तरह से दरवाजे अभी भी खुले रखे गए हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन आप दशकों से देख रहे हैं मनोरंजन कांग्रेस को, कांग्रेस की राजनीति को, किस तरह से वो अपनी जो लाइन है वो लेकर चलते हैं और किस तरह से उनका जो संगठन है वो काम करता है। लेकिन ये जो धीरे धीरे संगठन कमजोर हुआ, इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं और क्यों नहीं इसको सुलझाने के लिए जो फौरन जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो की जाती है? देखिए, कई कारण है जो कांग्रेस के संगठन को लेकर के। एक तो 138 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन पार्टी 7 जो अध्यक्ष कांग्रेस का होना चाहिए वो उनके पास फिलहाल नहीं है। राहुल गांधी जब तक रहे, और राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, मतलब अभी भी वो छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं। हालांकि हर कोई को अधिकार है छुट्टी पर जाने के लिए, लेकिन 24/7 जो पॉलिटिक्स की जो पॉलिटिशियन की जरूरत है वहां पे एक कमी दिखती है। हालांकि प्रियंका गांधी ने उतनी ही मजबूती से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा है, लेकिन उनको सफलता हाथ भले ही नहीं लगी हो। सोनिया गांधी है और अंत में बात उन्हीं पर आके टिकती है। अब जिन बातों को जो बातें पीके कहना चाह रहे हैं या पीके इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो थोड़े कड़वे हैं, और वो क्या कांग्रेस उतना कड़वा घूंट पीने के लिए फिलहाल तैयार है या नहीं तैयार है, क्योंकि एक G23 भी है जो कि लगातार जो है वो एक तरह से आवाज बुलंद कर रहा है। तो अब मुझे लगता है कि पीके के खिलाफ सारे वैसे शक्तियां कांग्रेस में इकट्ठी हुई जिनको अपने अपने हित साधने थे, और मुझे लगता है फिलहाल राउंड 1 में उनको सफलता मिली है। और दूसरी बात यह है कि अब कांग्रेस में संगठन के भी चुनाव होने हैं। अब उस चुनाव में फिर एक गांधी ही जीत के आएंगे, चाहे वो राहुल हो या कोई और हो, तो फिर बात वहीं रह जाती है। इसलिए आपको यदि लड़ना है तो मजबूती से 24 घंटे पॉलिटिक्स करके, जमीनी पॉलिटिक्स करके ही अब आपको रहना होगा। हालांकि अब 2 उप राज्यों के चुनाव है, उसके नतीजे में हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। पीके जो है अगले लोकसभा की रणनीति के पर काम करना चाहते थे। उनका कहना था कि सभी क्षेत्रीय दलों के साथ आपको अरेंजमेंट करना होगा। यहाँ तक उन्होंने कहा कि जी, शायद कांग्रेस मनोरंजन उस बात को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत होती है कि आप अपनी गलती पहले स्वीकार करें कि हाँ यहाँ पर गलती हो रही है, आप तभी उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी देखना होगा, आने वाले चुनाव में ही पता लग जाएगा कि कितनी तैयारी कांग्रेस कर रही है और कितना बदलाव कांग्रेस में आया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देश के बड़े बिजली घरों में कोयला संकट और बढ़ गया है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 24 अप्रैल 2022 को देश के करीब 1/3 थर्मल पावर प्लांट्स के पास 10% या उससे भी कम कोयले का स्टॉक बचा था, और इसका असर बिजली सप्लाई पर भी पड़ा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे बिजली की मांग भी, आर्थिक गतिविधियां भी फिलहाल तेज हैं। लेकिन बिजली घरों में कोयले की कमी है, जिसका असर बिजली उत्पादन और सप्लाई पर पड़ा है।
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताजा डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक 24 अप्रैल 2022 को देश के 165 बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में से 24 थर्मल पावर प्लांट्स के पास 0% से 5% तक ही कोयले का स्टॉक बचा था, जबकि 30 थर्मल पावर प्लांट्स के पास 6% से 10% तक बचा था। यानी देश के 165 बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में से 54 यानी 32.72% के पास 10% या उससे भी कम कोयले का स्टॉक बचा था, जबकि 19 अप्रैल 2022 को 48 बड़े थर्मल पावर प्लांट्स के पास 10% या उससे भी कम कोयले का स्टॉक बचा था। डाटा बता रहा है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की वेबसाइट पर, उसके हिसाब से 6300 मेगावाट का गैप है। लेकिन जो स्टेट्स की रिपोर्ट है, तो स्टेट्स की रिपोर्ट्स के हिसाब से यह डाटा इससे ज़्यादा का है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 23,000 मेगावाट कल बिजली की मांग पहुंच गई और बिजली की उपलब्धता 20,000 मेगावाट से थोड़ा अधिक है, तो लगभग 3,000 मेगावाट का गैप तो उत्तर प्रदेश में ही है। आज केंद्रीय विद्युत मंत्री ने एक वक्तव्य जारी किया है, उस वक्तव्य का अर्थ मैं ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो जनरेशन कंपनियाँ हैं वह अपने लेवल पर रेक्स का अरेंजमेंट कर लें। मैं खुद भी इसको नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि रेलवे रेक्स तो रेलवे के पास है ना, वो जनरेशन कंपनी ओन करे का क्या मतलब? क्या जनरेशन कंपनी उनका भी कुछ किराया दे, क्या करे? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। कुल मिला के मैं एक लाइन में यह कहना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बीच में समन्वय की कमी है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस बढ़ते संकट से निपटने की कवायद भी तेज हो रही है। मंगलवार को कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर कहा, भारत में कोयला कंपनियों, वॉशरीज, टीबीपीज और अन्य यूटिलिटीज के पास कोयले का पर्याप्त भंडार है। हम न केवल कोयला उत्पादन बढ़ा रहे हैं, बल्कि कोयला निकासी में सुधार के लिए रेलवे और बिजली मंत्रालयों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दरअसल इस संकट की एक बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय कोयला बाजार में कोयले के महंगा होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से आयात होने वाले कोयले की कमी है। साथ ही सवाल कोयले की सप्लाई के लिए रेलवे के रैक्स की उपलब्धता को लेकर भी है। रेलवे ने भी आज कोई आंकड़े जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा रेक्स उपलब्ध कराई हैं। तो रेलवे भी कह रहा हमने रेक्स उपलब्ध कराई हैं, कोल इंडिया भी कह रहा हमने कोयले का प्रोडक्शन बढ़ाया है। लेकिन हमारी इन्वेंट्री कह रही है कि हमारे पावर प्लांट्स के पास 26% कोयला बचा है टोटल में। ऑल इंडिया क्रिटिकल पोजीशन तो 100 से ज्यादा की है, जहां 25 से भी कम बचा है। सोमवार को ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर देश में बिजली की बढ़ती मांग से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। ऊर्जा मंत्री ने कोल की सप्लाई में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए सभी पावर जनरेशन कंपनी से रेलवे की फ्रेट रेक्स की सुविधा का बेहतर इस्तेमाल करने का भी निर्देश दिया है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 19 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच 10% या उससे भी कम कोयला स्टॉक वाले बड़े थर्मल पावर प्लांट्स की संख्या करीब 10% तक बढ़ गई। जाहिर है देश के कई हिस्सों में तेजी से बढ़ती गर्मी और तेज होती आर्थिक गतिविधियों की वजह से बिजली की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन कोयले की सप्लाई उस अनुपात में नहीं हो पा रही। कोयले की सप्लाई में आ रही अड़चनों को अगर जल्दी दूर नहीं किया गया तो देश में बिजली संकट बड़ा हो सकता है। दिल्ली से केजे जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आपको चुनना है अपनी पसंद की खबर। सबसे पहली खबर उत्तराखंड से आई, जहां पर धर्म संसद को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवर सामने आए, तब आखिरकार उत्तराखंड प्रशासन ने धर्म संसद पर रोक लगा दी है, जो आज होने वाली थी। दूसरी खबर, पूर्व IAS अफसरों की ने प्रधानमंत्री को एक खुला खत लिखा है, जिसमें नफरती भाषण है और हेट स्पीच को लेकर उन्होंने कहा है कि इस तरह की नफरत की राजनीति पर लगाम लगे। तीसरी खबर आ रही है समान नागरिक संहिता को लेकर, जिस पर अब जमकर राजनीति हो रही है और आमने सामने नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियां। चौथी खबर, प्रशांत किशोर और कांग्रेस में बात नहीं बन पाई है, आखिर कहां पर फंसी है बातचीत, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और पांचवी खबर, एलन मस्क से जुड़ी हुई फ्री स्पीच का उन्होंने ट्वीट किया था, जिसको लेकर उनसे सवाल पूछे गए। अब उनकी सफाई आई है, कहा कि वो फ्री स्पीच जो कानून के दायरे में हो। आपको करना ये कि हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है और अपनी पसंद की खबर चुननी है। उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।